जय माता दी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय स्टडी चैनल स्टडी विद संतोष। आज हम लोग बात करेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र के बारे में। आज का टॉपिक बीए समाजशास्त्र के साथ साथ समाजशास्त्र विषय से पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे परीक्षार्थियों के लिए भी विशेष रूप से उपयोगी है। इस टॉपिक पर चर्चा शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी अपने साथ एक कॉपी और पेन भी रख लें, जिससे जो भी जानकारी आपको उपयोगी लगे उसे साथ साथ नोट करते चलें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र क्या है, इसका कोई सर्वमान्य उत्तर नहीं। कहने का आशय ये है कि समाजशास्त्र क्या है, इस बारे में जो समाज वैज्ञानिक हैं उनके विचार, उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने, अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र क्या है इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग तरीके से दिया। अर्थात जो समाज वैज्ञानिक हैं उनके मत में भिन्नता है। विभिन्न समाज वैज्ञानिक एक मत नहीं है, उन्होंने एक मत रूप से समाजशास्त्र क्या है इसका उत्तर नहीं दिया है। कहने का आशय ये है कि समाजशास्त्र की एक सर्वमान्य परिभाषा देना एक चुनौती भरा कार्य है। वो इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्रियों के मत में भिन्नता है। अलग अलग जो समाज वैज्ञानिक हैं उनके विचार अलग अलग हैं। उन्होंने अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो उन्होंने अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र क्या है इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया। मोटे तौर पर समाजशास्त्र क्या है इसका उत्तर जो अलग अलग समाज वैज्ञानिकों ने दिया है, इस बारे में जो उनके जो विचारधाराएं हैं, उनके जो दृष्टिकोण हैं, उनको मोटे तौर पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी समाजशास्त्र क्या है इसका उत्तर विभिन्न समाजशास्त्रियों ने 4 अलग अलग तरीके से दिया है। आप देखेंगे कि इसमें कुछ समाजशास्त्री ऐसे हैं जो समाज शास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो समाज के अध्ययन से संबंधित है। और इस ग्रुप में, इस वर्ग में वार्ड, गिडिंग्स और ओडम आते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। इसी तरह से आप देखें तो मैकाइवर, क्यूबर और वेबर ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों से के अध्ययन के रूप में माना है। और जॉनसन, नोब्स और हाइन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों से जोड़ा है। तो इस तरह से आप देखें तो कुछ विद्वान जो हैं वो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में देख रहे हैं, जो दूसरे विद्वान हैं वो समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में देख रहे हैं, और कुछ विद्वान ऐसे भी हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। इसी कड़ी में आप देखेंगे तो जो चौथा दृष्टिकोण है, जो चौथा प्रमुख प्रकार है, वो इसमें ऐसे समाजशास्त्री आते हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। और इस वर्ग में गिलिन, गिन्सबर्ग और जॉर्ज सिमेल आदि का नाम आता है। तो इस तरह से आप देखें तो समाजशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं हैं उन सभी परिभाषाओं को मोटे तौर पर 4 भागों में बांटा जा सकता है। कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जिसमें समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कुछ समाज परिभाषाएं ऐसी हैं जिसमें समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों या सामाजिक समूहों से संबंधित माना गया है, जबकि कुछ समाजशास्त्री हैं जो समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं। अब हम लोग इन परिभाषाओं को अलग अलग तरीके से, अलग अलग कैटेगरी वाइज इनको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला जो वर्गीकरण था, जिसमें समाजशास्त्रियों का ऐसा वर्ग था जो समाजशास्त्र को समाज के अध्ययन के रूप में परिभाषित करते हैं, और इसमें 3 परिभाषाएं प्रमुख हैं। एक तो वार्ड की, दूसरी गिडिंग्स की और तीसरी है ओडम की। आप देखिए वार्ड क्या कह रहे हैं। वार्ड कह रहे हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। ये बहुत छोटी समाजशास्त्र की बहुत छोटी और सबसे उपयुक्त परिभाषा है। इसमें वार्ड ने बताया कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसी तरह से गिडिंग ने अपने शब्दों में लिखा कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। ओडम ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए बताया कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो इस तरह से इन तीनों परिभाषाओं को अगर आप देखेंगे तो इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है।
दूसरे वर्ग में जो समाजशास्त्री आते हैं वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में है, यानी समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। जैसे आप देखें तो मैकावर ने परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। ये बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा है। समाजशास्त्र का हर विद्यार्थी ये जानता है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। क्यूबर की जो परिभाषा है, क्यूबर ने समाजशास्त्र को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के अध्ययन की एक वैज्ञानिक शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परिभाषा वही है, थोड़ा सा अंतर यह है कि इसमें क्यूबर ने ये कहा कि समाजशास्त्र जो है वो मानवीय संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। इसी तरह से एम रोज ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र मानव संबंधों एवं कृत्यों का अध्ययन है। तो इस वर्ग में जो समाजशास्त्री हैं, चाहे वो मैकावर हैं, क्यूबर हैं या रोज हैं या दूसरे समाज वैज्ञानिक हैं, उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है या सामाजिक संबंधों के विषय में है। तीसरे वर्ग में जो समाजशास्त्री आते हैं, जिसमें हमने आपको एच.एम. जॉनसन, होब्स और हाइन का नाम लिया था, नोब्स और हाइन का नाम लिया था, उसमें एच.एम. जॉनसन ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है। बड़ी छोटी परिभाषा है और बहुत अच्छी परिभाषा। अक्सर पूछा जाता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो आप इसको जान के रखें कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का विज्ञान है, ये परिभाषा एच.एम. जॉनसन की है। चौथे वर्ग में जो समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है, उनमें गिलिन एंड गिलिन का नाम आता है। गिलिन एंड गिलिन की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है कल्चरल सोशियोलॉजी। तो इस किताब में उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि व्यापक अर्थों में समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। अगर गिलिन एंड गिलिन की बात को ध्यान से देखें तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि समाजशास्त्र वास्तव में मानवीय अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र है या विज्ञान है। इसी तरह से मैक्स वेबर ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए बताया कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ये भी परिभाषा अक्सर कंपटीशन में पूछी जाती है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयत्न करता है। ये किसका कथन है, तो आप इसको नोट करें कि ये जो कथन है वो मैक्स वेबर का है, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र को सामाजिक क्रियाओं के व्याख्यात्मक अध्ययन से संबंधित माना है। तो इस तरह से ऊपर जो आपको हमने परिभाषाएं दी हैं, चाहे वो वार्ड की हों, ओडम की हों, क्रूबर की हों या फिर गिलिन की हों या जो है वो मैक्स वेबर की हों, इन तमाम जो समाज वैज्ञानिक हैं इन्होंने अपने अपने अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग आधार पे उन्होंने समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मैंने शुरू में कहा था कि समाजशास्त्र जो है, समाजशास्त्र की कोई सर्वमान्य परिभाषा देना कठिन है, चुनौती भरा कार्य है। तो आप यहाँ इन परिभाषाओं से को देख करके आपको स्पष्ट हो जाएगा कि समाजशास्त्र को परिभाषित करने में जो समाजशास्त्री हैं उनके दृष्टिकोण अलग अलग हैं। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से समाजशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब हम लोग बात करते हैं समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में। समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक कठिन काम है। वास्तव में समाजशास्त्र किसी भी विषय का विषय क्षेत्र निर्धारित करना एक कठिन काम होता है और उसमें समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र निर्धारित करना और भी कठिन काम, और भी अधिक कठिन काम इसलिए है क्योंकि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने में जो कठिनाई आती है, जो समस्या आती है, वो आप देखें तो मुख्य रूप से 3-4 प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जिस कारण से हम समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निश्चिततापूर्वक हम स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। पहली समस्या आती है परिवर्तनशीलता की, यानी समाजशास्त्र जिस विषय का अध्ययन करता है उसकी प्रकृति परिवर्तनशील है, वो बदलती रहती है, इसलिए हम इसके विषय क्षेत्र के बारे में निश्चिततापूर्वक कुछ नहीं कह सकते हैं। दूसरा,
जो समस्या आती है वो ये आती है कि समाजशास्त्र एक जटिल समाज का अध्ययन करता है। यानी समाजशास्त्र की जो अध्ययन वस्तु है समाज, वो एक जटिल व्यवस्था है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता, नहीं जाना जा सकता, क्योंकि ये अमूर्त है। समाज दिखाई नहीं पड़ता, ये सामाजिक संबंधों से मिल कर के बनने वाली एक अमूर्त व्यवस्था होती है। इसलिए इसके बारे में हम स्पष्ट रूप से निश्चिततापूर्वक कुछ नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने में एक और समस्या आती है, कठिनाई आती है, वो ये है कि सामाजिक घटनाओं के माप में कठिनाई होती है। यानी जो समाज में जो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं की हम निश्चित माप नहीं कर सकते। हम उनको ये नहीं बता सकते हैं ये कम है या ज़्यादा है, या कितना कम है या कितना ज़्यादा। जैसे आपको हम ये उदाहरण दें कि जैसे आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो माता जी हैं वो हमको बहुत मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वाकई में करती होंगी, लेकिन वो कितना करती हैं इसकी एग्जैक्ट इसका कैलकुलेशन करके, इसकी माप करके आप नहीं बता सकते कि वो हमको इतना मानती हैं, या दूसरे भाई बहन को वो कम मानती हैं तो उनको कितना कम मानती हैं। तो ये कुछ कठिनाई हैं, दिक्कतें आती हैं, जिसके कारण से समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र निर्धारित करना कठिन काम है। लेकिन इसके बाद भी विभिन्न समाज वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के द्वारा समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को निर्धारित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्षेत्र से हमारा आशय क्या है, क्षेत्र निर्धारण करने का हमारा मतलब क्या है, क्षेत्र से हमारा अर्थ क्या है। वास्तव में क्षेत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फैलाव, या उस सीमा क्षेत्र से होता है जिसके अंतर्गत हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, उस विषय का अध्ययन क्षेत्र सीमित होता है। तो कहने का मतलब क्षेत्र का आशय ये होता है, क्षेत्र का मतलब उस सीमा से होता है जहाँ तक कि वो विषय फैला हुआ होता है। जैसे अगर आपसे कहें कि सिंघरामऊ या जौनपुर क्षेत्र, आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप बताएंगे कि हम जौनपुर क्षेत्र में रहते हैं या नगरीय क्षेत्र में रहते हैं। तो उसकी एक निश्चित सीमा होगी, उसी क्षेत्र में वो सीमा वो परिक्षेत्र आता होगा, उसके बाहर जो है वो कोई दूसरा क्षेत्र लगता हो। तो इसी तरह से क्षेत्र का मतलब होता है कि सीमा क्षेत्र, यानी जिसके अंदर वो विषय आता है, उस विषय का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र निर्धारण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समाजशास्त्र का ही नहीं बल्कि दूसरे विषयों का विषय क्षेत्र निर्धारित करना क्यों जरूरी होता है? वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि क्षेत्र निर्धारण से हम जो हमारा अध्ययन विषय है उसकी जो इकाइयों को हम एक निश्चित सीमा में बांध पाते हैं, और उन इकाइयों को हम पृथक पृथक अलग अलग उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन कर पाते हैं। क्योंकि अगर वास्तव में विषय क्षेत्र निर्धारित नहीं होगा, हमको ये पता नहीं होगा कि हमारा विषय कहाँ तक फैला हुआ है, यानी किस सीमा तक हम अपना अध्ययन कर सकते हैं, उसके बाहर हम अध्ययन नहीं कर सकते। तो अगर हम उसके बारे में निश्चिततापूर्वक नहीं जानते होंगे तो फिर हम अपने अध्ययन को कभी भी वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान नहीं कर पाएंगे। कहने का आशय ये है कि विषय को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए, अपने अध्ययन को व्यवस्थित और क्रमबद्ध स्वरूप देने के लिए ये जरूरी होता है कि हम अपने अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न इकाइयों को एक निश्चित सीमा रेखा में बांधें, उनको एक निश्चित सीमा प्रदान करें। रही बात अगर समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में, तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में दो प्रकार की धारणाएं हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। आप ध्यान देंगे कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में दो प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। पहली विचारधारा है स्वरूपात्मक संप्रदाय की या विशिष्टात्मक संप्रदाय की, जो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में मानती है या उसको एक विशेष विज्ञान के रूप में देखती है। दूसरी जो विचारधारा है वो है समन्वयात्मक संप्रदाय की, और इस विचारधारा के अंतर्गत, इस संप्रदाय के अंतर्गत समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में माना जाता है। तो इस तरह से समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो दो भागों में बटा हुआ है, दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं, दो मत हैं। पहले मत में पहले विचार से जो संबंधित लोग हैं वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, और उनकी इस विचारधारा को हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय कहते हैं। दूसरी जो विचारधारा है जो ये मान के चलती है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, और इस तरह से इस विचारधारा को हम लोग समन्वयात्मक संप्रदाय कहते हैं। कहने का आशय ये है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के हिसाब से समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है, और समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक
सामान्य विज्ञान है। आगे की चर्चा में हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय को अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय क्या है? सबसे पहले हम पता करते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो जन्मदाता हैं वो जॉर्ज सिमेल है। जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बताया है और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके इसके संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाए। तो यहाँ पे यह स्पष्ट होता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं, जो जन्मदाता हैं, वो जॉर्ज सिमेल है और इसके समर्थकों में वीरकांत, वानबीच, मैक्स वेबर आदि समाज वैज्ञानिकों का नाम आता है। स्वरूपात्मक संप्रदाय की जो विचारधारा है वो मुख्य रूप से दो मान्यताओं पर आधारित है। यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए दो तर्क देते हैं। वो अपनी बात के समर्थन में वो दो आधार प्रस्तुत करते हैं। पहला आधार ये है उनका ये मानना है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है। यानी जो स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक हैं वो ये कहते हैं, वो ये मानते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान है और स्वतंत्र और एक विशेष विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र के अंतर्गत हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके कुछ विशेष संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन हमको करना चाहिए। तो दो तर्क उनका ये है। पहला तर्क ये है कि वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान है और विशेष विज्ञान होने के लिए किसी भी विषय को आप विशेष तभी बना सकते हैं जब आप उसमें सभी प्रकार के घटनाओं का अध्ययन न करके कुछ विशेष घटनाओं का अध्ययन करें। तो दूसरा जो तर्क है उनका ये है कि समाजशास्त्र में हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके हम उसके कुछ विशिष्ट स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। ऐसा इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हम समाजशास्त्र को वास्तव में एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान बनाना चाहते हैं तो इसमें हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम इसमें सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके संबंधों के कुछ विशिष्ट स्वरूपों का ही अध्ययन करें। क्योंकि अगर हम सभी का अध्ययन करेंगे, सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों को समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत शामिल करेंगे, तो समाजशास्त्र जो है वो कभी भी एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान नहीं बन पाएगा। वास्तव में समाजशास्त्र एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। खिचड़ी का मतलब जिसमें मिक्सअप हो जाए। अगर आप सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करेंगे तो वास्तव में आप सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन करना न तो व्यवहारिक है और न संभव ही है। क्योंकि अगर आप सबका अध्ययन करेंगे, अगर आप कहें कि आप आँख के भी डॉक्टर हैं, दांत के भी डॉक्टर हैं, पेट के भी डॉक्टर हैं, हार्ट के भी स्पेशलिस्ट हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। वो स्पेशलिस्ट किसी एक चीज़ का ही हो सकता है, चाहे वो आँख का हो, चाहे वो पेट का, हार्ट का हो, तो वो हर चीज़ का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। तो अगर आप वास्तव में समाजशास्त्र को विज्ञान बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप सभी प्रकार की घटनाओं को शामिल नहीं कर सकते हैं। सभी प्रकार की घटनाओं को शामिल करेंगे तो समाजशास्त्र विज्ञान न बन करके बल्कि वो खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। ऐसा स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों का, उनके प्रवर्तकों का ये मानना है। तो उन्होंने ये कहा, स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विचारक हैं उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें सब कुछ का अध्ययन न करके उसकी जगह पर कुछ विशेष का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम सब कुछ का अध्ययन करेंगे तो समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक विषय कभी नहीं बन पाएगा, वो एक खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम समाजशास्त्र के अंतर्गत सब का अध्ययन न करें, सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करें, बल्कि उसकी जगह पे हम सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन करें। जॉर्ज सिमेल ने अपने बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने बताया कि स्वरूप और अंतर वस्तु दोनों अलग अलग होती। यानी जॉर्ज सिमेल का ये मानना है कि स्वरूप और अंतर वस्तु दोनों अलग अलग होती हैं और इनमें से प्रत्येक का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है।
जैसे उन्होंने कहा था ना कि समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने के लिए ये जरूरी है कि समाजशास्त्र सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन करे। तो उन्होंने ये अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कहा कि स्वरूप और अंतर्वस्तु दोनों अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। इस बात को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ उदाहरण दिया। जैसे आपके स्क्रीन पे जो है वो दो चित्र बने होंगे। पहले वाले चित्र में आप देखेंगे तो तीन जो है वो पात्र हैं। एक पात्र में जल भरा हुआ है, दूसरे पात्र में भी जल भरा हुआ है और तीसरे पात्र में भी जल भरा हुआ। यानी ऊपर से अगर आप देखें तो इन जो तीनों पात्र हैं इनके जो स्वरूप हैं वो अलग अलग हैं। पहला वाला जो पात्र है वो बीकर टाइप का है, दूसरा वाला जो पात्र है वो गिलास टाइप का है और जो तीसरा वाला पात्र है वो घड़े के पात्र के जैसा है। तो आप देखें तो ये ऊपर से देखने पर आपको ये जो तीनों पात्र हैं उनका स्वरूप अलग अलग है, लेकिन इनकी अगर अंतर वस्तु देखें, अंतर वस्तु का मतलब इनके अंदर जो चीज़ें हैं वो आप देखें तो इनकी अंतर वस्तु एक जैसी है। यानी पहले वाले चित्र से ये स्पष्ट हो रहा है कि स्वरूप अलग अलग होने के बाद भी उसकी अंतर वस्तु एक जैसी हो सकती है। दूसरे वाले चित्र को आप देखें तो दूसरे वाले चित्र में तीनों जो पात्र हैं उनका स्वरूप एक जैसा है। तीनों पात्रों का स्वरूप एक जैसा है, इसमें ऊपर से देखने में कोई अंतर नहीं है, यानी उनका स्वरूप मिलता जुलता एक जैसा है। लेकिन इनकी अंतर वस्तु को आप देखिए तो पहले वाले पात्र में जल भरा है, दूसरे वाले पात्र में दूध भरा है और तीसरे वाले पात्र में मिट्टी का तेल भरा हुआ है। तो इस तरह से ये स्पष्ट हो जा रहा है, इस उदाहरण से जॉर्ज सिमेल के ये स्पष्ट हो जा रहा है कि स्वरूप अलग अलग है, स्वरूप अलग अलग हो सकता है लेकिन उसकी अंतर वस्तु एक जैसी हो सकती है। इसके साथ साथ अंतर वस्तु एक होने के बावजूद भी उसका स्वरूप अलग अलग हो सकता है। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए जॉर्ज सिमेल ने ये उदाहरण दे करके ये समझाने का प्रयास किया कि स्वरूप अलग है और अंतर वस्तु अलग है, इन दोनों का अध्ययन अलग अलग किया जा सकता है। तो ये जॉर्ज सिमेल का ये मानना है कि समाजशास्त्र जो है वो सामाजिक संबंधों के इन्हीं विशेष स्वरूपों का अध्ययन करे, क्योंकि जो दूसरे सामाजिक विज्ञान हैं उन दूसरे सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक संबंधों की अंतर वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उनके स्वरूपों का अध्ययन नहीं किया जाता है। अतः समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों जैसे सत्ता, प्रभुत्व, शक्ति, स्वामित्व, संघर्ष आदि का अध्ययन करना चाहिए। तभी जो हमारा समाजशास्त्र है वो एक स्वतंत्र और विशेष विज्ञान बन पाएगा। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक विशेष विज्ञान है और विशेष विज्ञान बनाने के लिए जरूरी है कि हम सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन न करके सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन करें। ये रही स्वरूपात्मक संप्रदाय की विचारधारा। अब इस विचारधारा की आलोचना भी की जाती है। बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो स्वरूपात्मक संप्रदाय की विचारधारा से सहमत नहीं हैं। उनका ये मानना है कि समाजशास्त्र को अगर हम स्वरूपों के अध्ययन से संबंधित कर दें, स्वरूपों के अध्ययन से जोड़ के रख दें, तो जॉर्ज सिमेल का जो ये कहना है कि समाजशास्त्र में स्वरूपों का अध्ययन किया जाना चाहिए क्योंकि दूसरे सामाजिक विज्ञानों में स्वरूपों का अध्ययन नहीं किया जाता, तो ये गलत बात है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो ये सत्ता है, प्रभुत्व है, दासता है, संघर्ष है, ये सारी चीज़ें समाजशास्त्र से बढ़िया राजनीति शास्त्र में इनका अध्ययन किया जाता है। तो जो जॉर्ज सिमेल का जो कहना है कि स्वरूपों का अध्ययन दूसरे सामाजिक विज्ञानों में नहीं किया जाता है, इस नाते स्वरूपों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाना चाहिए, ये बात पूरी तरह से गलत है। दूसरा आरोप ये लगता है कि जॉर्ज सिमेल ने कहा कि स्वरूप अलग है और अंतर वस्तु अलग अलग हैं और इन दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है। ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं में तो इनका हम आप अंतर कर सकते हैं। भौतिक वस्तुओं में आप उसका स्वरूप और उसकी अंतर वस्तु अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक संबंधों में हम उसके स्वरूप और अंतर वस्तु को अलग अलग करके नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप स्वरूप बदलेंगे तो आप अंतर वस्तु बदल जाएगी और अगर अंतर वस्तु बदलेंगे तो आप उसका स्वरूप भी परिवर्तित हो जाएगा। तो
ये कहना कि स्वरूप और अंतर वस्तु अलग अलग हैं और दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जा सकता है, ये संभव, समाज शास्त्र में ऐसा करना संभव नहीं है। एक और आरोप ये लगता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के जो विद्वान हैं वो समाज शास्त्र को एक स्वतंत्र और विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में समाजशास्त्र को स्वतंत्र विज्ञान बनाया जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र का जो जन्म हुआ वो काफ़ी देर से हुआ है और समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है, वो दूसरे विज्ञानों पर आश्रित है और इस कारण से हम समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं बना सकते हैं। एक अन्य आरोप ये लगता है स्वरूपात्मक संप्रदाय की, एक अन्य आलोचना ये भी है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के अंतर्गत समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के विषय क्षेत्र स्वरूपों से ही सीमित करने की बात की जाती है। यानी इस विचारधारा के अंतर्गत हम केवल और केवल सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन करने की बात करते हैं। तो अगर हम सामाजिक संबंधों में उसके कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन करेंगे तो वास्तव में समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो बहुत छोटा हो जाएगा। इसीलिए समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की बात करना उचित नहीं है, ये बात गलत है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की विचारधारा स्पष्ट हो गई, जो जॉर्ज सेमेल और उनके जो समर्थक हैं उनकी बात स्पष्ट हो गई, और इसकी जो आलोचना है यानी जो लोग सहमत नहीं हैं उनकी भी बात यहाँ पे स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने इसके विरोध में कौन कौन से तर्क दिए हैं, कौन सी आलोचनाएं की हैं। अब हम लोग बात करते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय की। तो जो समन्वयात्मक संप्रदाय है इसके जो समर्थक हैं, जो दूसरी विचारधारा मैंने आपको बताई थी, ये पहली वाली विचारधारा स्वरूपात्मक संप्रदाय की थी जिसमें समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान माना गया था। दूसरी जो विचारधारा है वो समन्वयात्मक संप्रदाय की है। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थकों में इमानुएल दुर्खीम, हाबहाउस, पेट्रिन सोरोकिन, गिन्सबर्ग आदि बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों का नाम आता है। और ये जो समन्वयात्मक संप्रदाय है, ये समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने पर बल देता है। यानी कहने का आशय ये है कि समन्वयात्मक संप्रदाय के अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय के विपरीत में, स्वरूपात्मक संप्रदाय के उल्टा समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो अपनी बात के समर्थन में जो तर्क देते हैं वो तर्क ये देते हैं, पहला तर्क वो ये देते हैं, यानी समन्वयात्मक संप्रदाय की विचारधारा का जो आधार है वो पहला आधार ये है कि इसके जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि कोई ऐसा विज्ञान नहीं है, यानी जितने भी सामाजिक विज्ञान हैं उन सामाजिक विज्ञानों में जितने भी विज्ञान हैं उन सभी विज्ञानों में कोई ऐसा विज्ञान नहीं है, कोई ऐसा विषय नहीं है जो मनुष्य के सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन करता हो। जैसे हम आपको उदाहरण दें तो जैसे अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र है तो राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से मानव शास्त्र है तो मानव शास्त्र जो है वो मानव की केवल और केवल जैविकी क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि अर्थशास्त्र में केवल मानव की आर्थिक क्रियाओं का, राजनीति शास्त्र में मानव की केवल राजनीतिक क्रियाओं का, और मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव की केवल जैविकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से कोई भी ऐसा विज्ञान नहीं है, कोई भी ऐसा सामाजिक विज्ञान नहीं है जो मनुष्य की सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में अध्ययन करता हो। इसलिए समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं, जो विद्वान हैं, उनका ये कहना है कि समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाया जाना चाहिए जिससे हम मानव की सभी प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और जैविकी क्रियाओं का व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में उनका हम समग्र रूप में अध्ययन कर पाने में सक्षम हो सके। दूसरा जो आधार है, दूसरा जो तर्क है वो ये है, समन्वयात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं उनका ये मानना है कि समाज की प्रकृति सावयव यानी शरीर के समान है। उनका ये मानना है कि जैसे शरीर है, जैसे एक जीव रचना है, उसी तरह से हमारा समाज की संरचना है। यानी जैसे शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से, विभिन्न इकाइयों से, अवयवों से मिल करके हुआ है, और ये जो विभिन्न अंग अवयव हैं वो शरीर की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, एक साथ मिले जुले हुए हैं और एक दूसरे को सहयोग देते हुए
शरीर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए रखने में योगदान देते हैं। उसी तरह से जो समाज है, समाज का निर्माण भी विभिन्न व्यक्तियों से, समूहों से, संस्थाओं से, परिवारों से, कानूनों से, इन सब से मिलकर के बना हुआ होता है। और समाज की जो व्यवस्था है वो तभी बनी रह सकती है, समाज सुचारू रूप से तभी चल सकता है जब समाज का निर्माण करने वाले ये जो विभिन्न अंग हैं वो अपने एक दूसरे के साथ सहयोग करके रखें, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करें और एक दूसरे के साथ उनका लगाव और उनका एक दूसरे को प्रभावित करने का जो उनकी प्रक्रिया है वो साथ साथ चलती रहे। तो जो सामान्यवात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं वो दो तर्क ये देते हैं। पहला तर्क वो ये देते हैं कि समाज शास्त्र को सामान्य विज्ञान इसलिए बनाना चाहिए क्योंकि दूसरे जो सामाजिक विज्ञान हैं उनके अंतर्गत मानव के जीवन के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। इसलिए समाज शास्त्र को हम मानव के सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए हमको समाज शास्त्र को एक सामान्य विज्ञान का स्वरूप देना है। दूसरा तर्क वो ये देते हैं कि जो समाज का निर्माण है वो विभिन्न इकाइयों से मिलकर के हुआ है और इन विभिन्न इकाइयों को जाने बिना, इन विभिन्न इकाइयों को समझे बिना, इनकी प्रकृति का वास्तविक ज्ञान किए बिना आप समाज की संरचना को नहीं समझ सकते। अगर आप समाज का निर्माण करने वाली जो विभिन्न इकाइयां हैं इनके स्वरूप को, इनके आकार को, इनकी संरचना को, इनके योगदान को अगर आप नहीं समझते हैं तो वास्तव में आप समाज की संरचना को सही तरीके से, वास्तविक तरीके से नहीं समझ सकते हैं। ये जो सामान्यवात्मक संप्रदाय के जो समर्थक हैं इसमें एक सोरोकिन का नाम प्रमुख रूप से आता है। सोरोकिन ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के लिए एक सूत्र के द्वारा इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञान n विज्ञान है तो समाजशास्त्र n+1 है, क्योंकि समाजशास्त्र में उन तमाम तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो सामान्य रूप में दूसरे विज्ञानों में पाया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि समाजशास्त्र जो है वो दूसरे विज्ञानों के, दूसरे सामाजिक विज्ञानों से के ऊपर पराश्रित है। उनसे बहुत सारी उनकी जो समाजशास्त्र की जो विषय सामग्री है वो दूसरे विषयों की सामग्री से मिलती जुलती है, उससे आधारित हैं, उस पर निर्भर हैं। तो इस तरह से अगर हम समाजशास्त्र को विज्ञान बनाएंगे तो बिना पहले इसके पूर्व का जो विज्ञान है, पूर्व का जो विषय है, बिना उससे कुछ लिए हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान बना ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर विभिन्न सामाजिक विज्ञान n है तो हमारा जो समाजशास्त्र होगा वो n+1 होगा, क्योंकि समाजशास्त्र में बिना पहले के ज्ञान को आधार बनाए, बिना पहले के ज्ञान का उपयोग किए हम समाज का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से रॉबर्ट बी रस्टीड ने समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाए जाने के उद्देश्य से एक मानव की सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का एक चार्ट प्रस्तुत किया है। उसमें उन्होंने, आप देखेंगे इसमें इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, वो अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। जिसमें आप देखेंगे कि सामाजिक क्रिया, आर्थिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया और धार्मिक क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं आप देखेंगे कि जो कॉमन है, यानी मनुष्य की जो क्रियाएं हैं वो चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो धार्मिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, इन सभी प्रकार की क्रियाओं में मनुष्य कुछ ऐसी भी क्रियाएं करता है जो सभी प्रकार की क्रियाओं में सामान्य तत्व होते हैं, कॉमन होते हैं, यानी सब में पाए जाते हैं। जैसे इस उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो ABC जो है वो कॉमन है, तो ABC कॉमन है। तो रॉबर्ट बी रस्टीड का मानना है कि जो समाजशास्त्र है वो सामाजिक जीवन की इन सभी प्रकार की सामाजिक क्रियाओं का सामान्य रूप में, कॉमन रूप में अध्ययन करता है। तो इस तरह से आज के इस चर्चा में समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय की से संबंधित जो विचारधारा है वो स्पष्ट होती है। इस विचारधारा की कुछ आलोचनाएं भी हैं। जैसे स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना है, वैसे समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय की भी कुछ आलोचनाएं हैं। आलोचना में अक्सर ये कहा जाता है कि अगर हम समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मान लेंगे, बना देंगे, तो समाजशास्त्र जो है वो खिचड़ी शास्त्र बन जाएगा, वो स्वतंत्र और विशिष्ट विज्ञान नहीं बन पाएगा।
दूसरी समस्या ये आएगी कि अगर समाजशास्त्र को हम सामान्य विज्ञान मान लें तो समाजशास्त्र का स्वतंत्र विषय क्षेत्र नहीं रह जाएगा। अगर हम सब का अध्ययन करेंगे तो उसमें हम किसी एक इकाई का पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आप सब का अध्ययन करेंगे, आप अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, उर्दू, अरबी, फारसी सब पढ़ेंगे तो आप किसी एक विषय का जो है वो पूर्ण रूप से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सब आपका जो ज्ञान होगा वो पंचमेल खिचड़ी होगा। इसलिए समाजशास्त्र को अगर हम सामान्य विज्ञान बनाएंगे तो जो आलोचना की जाती है वो यही की जाती है कि समाजशास्त्र जो है वो किसी भी इकाई का फिर पूर्ण ज्ञान या पूर्णतया से अध्ययन नहीं कर पाएगा। एक आरोप और लगता है कि समाजशास्त्र को अगर हम सामान्य विज्ञान मान लें तो समाजशास्त्र वास्तव में सामाजिक घटनाओं का संकलन मात्र रह जाएगा, वो एक विज्ञान कभी नहीं बन पाएगा, वो उसको हम वैज्ञानिक स्वरूप का दर्जा कभी नहीं दिला पाएंगे। तो इस तरह से आप देखें तो समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में दो प्रकार की धारणाएं हैं। एक धारणा यह है कि जो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानती है, जिसे हम लोग स्वरूपात्मक संप्रदाय के नाम से संबोधित करते हैं। दूसरी जो विचारधारा है वो समन्वयात्मक संप्रदाय की है, जिसमें ये माना जाता है कि समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है। तो मोटे तौर से दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानती है और दूसरी विचारधारा जो है वो सामान्य विज्ञान मानती है। तो इस तरह से ये ऊपर से देखने पे आपको लगेगा कि दोनों विचारधाराएं जो हैं वो एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान मानेंगे तो फिर वो समाजशास्त्र जो है वो सामान्य विज्ञान नहीं बन पाएगा, और अगर हम समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मान लेंगे तो फिर वो विशेष विज्ञान कभी नहीं बन पाएगा। जबकि वास्तविकता ये है कि समाजशास्त्र जो है वो सामान्यवात्मक संप्रदाय और स्वरूपात्मक संप्रदाय दोनों प्रकार की विचारधाराओं का समर्थन देता है, दोनों प्रकार के दृष्टिकोण को अपने अध्ययन में शामिल करता है। कुछ सीमा तक जो समाजशास्त्रीय अध्ययन होता है वो विशेष अध्ययन होता है और कुछ सीमा तक हम सभी प्रकार की घटनाओं का सामान्य अध्ययन भी करते हैं। यानी हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत दोनों प्रकार के दृष्टिकोण का समावेश होता है। यानी स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय दोनों प्रकार के संप्रदाय समाजशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं, दोनों प्रकार का हम उपयोग करते हैं। वास्तव में समाजशास्त्र को एक निश्चित विषय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं बांधा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि समाजशास्त्र एक बृहद सामाजिक विज्ञान है, वो एक व्यवहारिक विज्ञान है और दिन प्रतिदिन इसका जो विषय क्षेत्र है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, बृहत्तर होता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप आज समाजशास्त्र में अनेक शाखाओं का विकास हो चुका है। जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, अपराध शास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र। इस तरह से समाजशास्त्र में विभिन्न इकाइयों का स्वतंत्र विकास हो चुका है। आज ये ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र अब ये समाजशास्त्र का एक अंग बन चुके हैं, एक अलग स्वतंत्र अंग बन चुके हैं, जिनका अलग से व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से आज के अध्ययन से आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि समाजशास्त्र की जो परिभाषा है उसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने समाजशास्त्र को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। मोटे तौर पर अध्ययन की सुविधा के लिए आपको उन परिभाषाओं को 4 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें समाजशास्त्र को कुछ लोग समाजशास्त्र को समाज का अध्ययन मानते हैं, दूसरे लोग जो हैं वो समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों और सामाजिक संबंधों से संबंधित मानते हैं, जबकि कुछ दूसरे विद्वान हैं जो समाज को सामाजिक अंतःक्रियाओं या सामाजिक क्रियाओं से संबंधित मानते हैं। बात अगर हम लोग समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र की करें तो विषय क्षेत्र के अंतर्गत समाजशास्त्र के 2 प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक स्वरूपात्मक संप्रदाय की विचारधारा है जो समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानती है, और दूसरी जो विचारधारा है वो समन्वयात्मक संप्रदाय की है, जिसमें समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान माना गया होता है। तो इस तरह से आज की चर्चा से आशा है कि आप समाजशास्त्र की परिभाषाओं और समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के बारे में आप समझ पाए होंगे। अंत में हम कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर करें, और इस घंटी वाला बटन जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं, जिससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आप तक पहुँचें।